तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई आपको नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाना है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अगर 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि नर्सिंग केयर प्लान भी बनाना है, तो आपको नर्सिंग केयर प्लान भाई साहब बना के आना पड़ेगा, उसी से नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब वो बनाना कैसा है, क्योंकि आपके साथ नर्सिंग केयर प्लान का पहला इंटरेक्शन है, आप अगर 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, उसको बनाने के लिए देखो आपको बताया भी जा रहा होगा, चीजें करवाई भी जा रही होंगी, लेकिन आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, तो इसका इन डिटेल भाई साहब पोस्टमार्टम करते हैं ढंग से, और आपको तब जाके थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और तब आप आराम से नर्सिंग केयर प्लान बना पाएंगे और ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं आएगी। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा है कि भाई हाउ टू मेक ए नर्सिंग केयर प्लान इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है, आज तो अपना जो पहला टॉपिक है, जैसा हम मान सकते हैं कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एक डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका हम नर्सिंग केयर प्लान बनाने वाले हैं, क्योंकि वो पढ़ा तो हम 3rd सेमेस्टर का जो बैच चल रहा है उसमें अच्छे से पढ़ा सकें, पूरी कार्डियो को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब नर्सिंग केयर प्लान किसी का नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था एक साथ आपको बताया जाए, और जितने भी नर्सिंग केयर प्लान है उनके डायग्नोसिस है, इंटरवेंशन है, वो आपको मिल जाएंगे। जो अपना 3rd सेमेस्टर का बैच है उसमें जो MSN के नोट्स है ना, उसके अंदर सबके डायग्नोसिस, सबके इंटरवेंशन आपको मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस दिक्कत लेने की जरूरत है जो पैटर्न है उसको समझना है, चाहे आपने ज्वाइन कर रखा है चाहे नीचे कर रखा है, आप इस पैटर्न को समझो। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं सारी चीजें कि नर्सिंग केयर प्लान में करते क्या है। देखो सीधी सीधी बात करें तो टिल द एंड हमें पहुंचना है इस सेक्शन पे। पहली चीज कि इसके अंदर आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, कम से कम 5 डायग्नोसिस आपको बनाने पड़ेंगे, कम से कम 5 डायग्नोसिस आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और डायग्नोसिस बनाए हैं तो उसके इंटरवेंशन भी बनाने पड़ेंगे, तो 5 ऐसे आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, 5 आपको ऐसे चार्ट बनाने पड़ेंगे। अब बात करें कि भाई डायग्नोसिस क्या है, इंटरवेंशन क्या है, क्या मतलब है असेसमेंट का, डायग्नोसिस का, इंटरवेंशन का, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये जो कुछ चीजें लिख रखी हैं इनका मतलब क्या है, लेना देना क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं सारी चीजें। तो बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हम पहले से बात करते हैं, चलो एंजाइना पेक्टोरिस की बात करते हैं हम। पहली चीज एंजाइना पेक्टोरिस, आपने देखो डिटेल में तो नहीं जानेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है भाई, इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, जो पेशेंट है उसकी चेस्ट में क्या होगा, पेन होगा। क्यों हो रहा है, ड्यू टू इस्चीमिया। इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब कि भाई साहब जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट मान लो, हार्ट को ही हो रही है, हार्ट मसल, और हार्ट मसल कौन सी, मायोकार्डियम, इज इनसफिशिएंट, मतलब कि जो मायोकार्डियम लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है, वहां तक की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है। अगर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो सीधी सी बात है कि हार्ट सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, और अगर पेशेंट का हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है तो चांसेस हैं कि पेशेंट को भाई डेथ भी हो सकती है आगे चल के। अब पेशेंट की डेथ क्यों होगी, क्योंकि जो मायोकार्डियम लेयर है उसका होगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्यों होगा, नेक्रोसिस इसलिए होगा भाई क्योंकि जब किसी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पार्ट होने लग जाएगा डेड, तो वो क्या है, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी। अगर मसल होगी नेक्रोसिस तो पेशेंट की हो जाएगी डेथ। ये सिंपल सी भाषा में समझा कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। अब नर्सिंग केयर प्लान की बात करें, 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा एनसीपी बनाना है जो हम समझा रहे हैं। अगर आता है 8 नंबर का सवाल या फिर 10 नंबर का सवाल, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा डिजीज आपने एक्सप्लेन करा, आपने डेफिनेशन लिखी, इटियोलॉजी लिखी, रिस्क फैक्टर लिखे, डायग्नोसिस लिखे, क्लिनिकल मैनेजमेंट लिखा, सारी कुछ लिखा,
ठीक है। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं आप, अगर आपने लिखा 1 नंबर डाला, डायग्नोसिस लिखा, लाइन बाय लाइन डायग्नोसिस लिखा और उसके 4 इंटरवेंशन लिखे, फिर दूसरा डायग्नोसिस लिखा और उसके बाद उसके इंटरवेंशन लिखे। अगर 10 नंबर का सवाल आया, अगर 16 नंबर का सवाल आया है मेरे भाई, तो आपको बनाना पड़ेगा पूरा एनसीपी और बनाना पड़ेगा ये चार्ट। ये चार्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 4 या 5 ऐसे चार्ट बनाने पड़ेंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या हो गया भाई, अंडू करते हैं। क्या हुआ था अचानक से, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ था भाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस बनाना सीखते हैं। देखो पहली चीज ये है कि किसको मानते हैं डायग्नोसिस। देखो भाई, अच्छा डायग्नोसिस वही है जो नंदा से अप्रूव्ड है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या है, कैसे लिखने हैं, कैसे क्या समझते हैं। देखो डायग्नोसिस क्या है कि आपने कुछ डिजीज कंडीशन को कैसे पहचाना है, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है। डायग्नोसिस मतलब उस डिजीज कंडीशन को आपने कैसे पहचाना है। अगर हम पहला डायग्नोसिस की बात करें तो क्या है, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। अब ये पहला डायग्नोसिस है। अब समझते हैं कि कैसे बना है। तो पहले हमने लिखी है वो कंडीशन जो हो रही है। क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कि जो टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो इनइफेक्टिव है, काम नहीं करेगी। ठीक है, इतना इफेक्टिव काम नहीं कर सकती। अब रिलेटेड टू, ये आपको लगाना है कॉज और इफेक्ट के बीच में। ये क्या है, इफेक्ट, ये क्या है, इफेक्ट है, और इसका कॉज क्या है, ये कॉज है। कॉज क्या है भाई आपका, डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। मैंने बताया था कि ब्लड फ्लो कम आ रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हुआ। तो समझे आप, पहले लिखना है आपको इफेक्ट, बीच में लिखाना है आपको रिलेटेड टू, और एंड में लिखना है आपको कॉज क्या है उसका। ये समझे, इफेक्ट लिखना है, फिर रिलेटेड टू लगाना है, और फिर कॉज लिखना है। ये सिंपल वे है एक बनाने का। दूसरा डायग्नोसिस की जैसे हम बात करें, एक्यूट पेन, पेशेंट के चेस्ट में पेन हुआ, एक्यूट पेन क्या है, इफेक्ट है, बीच में रिलेटेड टू लगाया, कॉज क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। समझ में आया। पहले लिखना है इफेक्ट, उसके बाद लगाना है रिलेटेड टू, और उसके बाद आपको लिखना है कॉज। सिंपल तरीके में। अभी डायग्नोसिस बनाना बता रहा हूं बस, सिंपल। अगला देखते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बीच में लगाया रिलेटेड टू, आगे लिखा कॉज, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। समझ में आया। अगला डायग्नोसिस, आगे लिखा इफेक्ट, एंजाइटी होगी पेशेंट को, बीच में लगाया रिलेटेड टू, कॉज क्या है, फियर ऑफ हार्ट अटैक एंड डिजीज प्रोग्नोसिस। एक और समझते हैं, आगे लिखा हमने इफेक्ट, डेफिशिएंट नॉलेज, बीच में लगाया रिलेटेड टू, आगे लिखा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज मैनेजमेंट। कॉज क्या है, किस वजह से वो चीज हो रही है, सारी चीजें हमने लिखी। ठीक है। अब सीधी सीधी बात करते हैं कि ये डायग्नोसिस है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, ये नीचे लिखा हुआ ये क्या है, सारी चीजों की बात करते हैं। देखो, अगर तुम कोई डायग्नोसिस लिखोगे तो उसका इंटरवेंशन लिखना पड़ेगा। इंटरवेंशन क्या मतलब, इंटरवेंशन का मतलब कि भाई जो डायग्नोसिस है, जो आपने पता लगाया कि पेशेंट को ये वाली कंडीशन हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करोगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि पेशेंट आया, आपने देखा, जो हो रहा है होने दो, ऐसा थोड़ी होगा, उसका इलाज भी करना पड़ेगा। अब डायग्नोसिस के अंदर एक जो बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है जो आपको आनी चाहिए, वो ये है कि जो डायग्नोसिस का ये पैटर्न है कि हमने ये भी सोचना पड़ेगा इसको 1 नंबर क्यों दिया, इसको 2 नंबर क्यों दिया, 3 नंबर क्यों दिया, 4 नंबर क्यों दिया। क्योंकि ये सारे जो डायग्नोसिस होंगे ये होंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी हम कैसे देखेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा डेंजरस है, डेंजरस है, एंड किसको, हिंदी में लिखते हैं, देखो, किसको पहले ट्रीट
करना है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे लिख रहे हैं हम? डायग्नोसिस ऐसे लिख रहे हैं कि पहले नंबर पे उसे लिखेंगे जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसको सबसे पहले हमको ट्रीट करना है। सबसे पहले उसको देंगे जिसको पहले ट्रीट करना है और सबसे पहले वो डेंजरस भी है। अब जैसे यहां से हम सीखते हैं, पहले हमने लिखा कॉज इफेक्ट क्या है, रिलेटेड टू लगाया हमने और कॉज लिख दिया। अब देखो, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, कि भाई ब्लड फ्लो कम आ रहा है जिसके वजह से इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ब्लड सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो मैंने जैसे बताया कि नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस जैसे हुआ तो पेशेंट की हो जाएगी डेथ। अब पेशेंट की डेथ हो रही है तो सीधी सी बात है, इसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, इसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है क्या भाई? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सबसे पहले इसको डील करेंगे, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन को। जैसा हम दूसरा देखते हैं, समझो, पहले समझा रहा हूं सारी चीजें। दूसरा देखते हैं कि पेशेंट को हो रहा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। आपकी ब्लड सप्लाई सही तरह से मिल नहीं रही है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। अब पेन को तो एक बार को पेशेंट झेल जाएगा, पेन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। माना कि बहुत ज्यादा पेन होता है, रेडिएट भी होता है पेन, नेक में भी जाता है, शोल्डर में भी जाता है, लेफ्ट आर्म में जाता है, राइट आर्म में जाता है, सब जगह जाता है, लेकिन उसको तो झेल जाएगा। लेकिन बंदा मर ही गया तो फिर तो क्या ही कर लोगे तुम। तो इसलिए इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रहेगा पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी रहेगी हमारी एक्यूट पेन, ठीक है। और हमारी तीसरी प्रायोरिटी है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है भाई, काम नहीं कर पाओगे रिलेटेड टू ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। जैसे कि आप वर्क करते हो, कोई जब आप वर्क करते हो, कौन सा फिजिकल एक्सर्शन करते हो, जैसे कि आपने भाई फावड़े से खुदाई कर रहे हो, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ रहे हो। एक बाबा जी हैं जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं भाई, कौन से 13वें फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है, 13वें फ्लोर पे जा रहे हैं, खेत में खुदाई कर रहे हैं भाई, खेत में वो खुदाई कर रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी तो भाई हार्ट को वर्क अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की जो डिमांड है ना, क्या डिमांड है, वो बढ़ गई है। अब डिमांड बॉडी की बढ़ गई है, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ब्लड की सप्लाई सही से कर नहीं पा रही, क्योंकि उसमें आ रही रुकावट। अब रुकावट कम आ रही है, डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई जो है ब्लड की, वो सप्लाई क्या है, कम है। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो सीधी सी बात यह है कि दिक्कत तो आनी थी, तो काम नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो इसको रखेंगे तीसरे नंबर पे। चौथा क्या है, एंजाइटी। पेशेंट को क्या होगी, एंजाइटी होगी रिलेटेड टू कि भाई मेरे को हार्ट अटैक आया है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं मर जाऊंगा। पेशेंट डर में रहेगा कि मैं मर जाऊंगा भाई, उसने देखा है कि हार्ट अटैक से बहुत लोग मरते हैं, तो पेशेंट रहेगा एंजाइटी में। वो चाहेगा कि भाई अगर उसकी उम्र हो गई है, बच्चे शादीशुदा ना है उसके, कहेगा भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो, मेरा जीते जी मैं अपने छोरों का ब्याह देखना चाहूँ, मैं छोरी का ब्याह देखना चाहूँ। तो ये वाली कंडीशन पैदा करेगा वो घर में करेगा ये सारी कंडीशंस कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, निपटा दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो एंजाइटी, पेशेंट को हो गई एंजाइटी, तो उसको रखेंगे चौथे नंबर पे। अब ये प्रायोरिटी वाला सिस्टम मैं तुमको कैसा समझा रहा हूं। मान लो कि तुम एग्जाम हॉल में हो, तुम पेपर दे रहे हो और आ गया भाई कोई भी कंडीशन आ गई। अब तुमको बनाने हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, और तुमको सबसे पहले कुछ याद आए ना आए, एग्जाम हॉल में सिर्फ एक बात जरूर याद आएगी, एंजाइटी रिलेटेड टू फलाना डिजीज कंडीशन। तो एंजाइटी तो मेरे भाई तुम्हें अच्छे से याद आएगी। तो तुम ये मत कराना प्रभु कि सबसे पहले एंजाइटी लिख दो। सबसे पहले एंजाइटी मतलब कि पहला नंबर का डायग्नोसिस एंजाइटी रिलेटेड टू फलाना डिजीज कंडीशन, ये मत करके आना, मेरे से हाथ जुड़वा लो भाई, ठीक है। इसलिए मैं तुमको प्रायोरिटी वाला सिस्टम समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ याद ना आए, एग्जाम के अंदर होगी एंजाइटी, और एंजाइटी वाला डायग्नोसिस सबसे पहले लिखोगे तुम, ठीक है। अगला, लास्ट में हमने किसको प्रायोरिटी दी, हमने दी डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज मैनेजमेंट, की वजह जो पेशेंट है उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे सारी डाइट लेना है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करवाना है, उसको नॉलेज नहीं है, तो हमको उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो
इस डायग्नोसिस वाले सिस्टम से तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें यह समझ में आया कि तुमको 2 डायग्नोसिस तो याद करने की जरूरत नहीं है। कौन से 2 डायग्नोसिस याद करने की जरूरत नहीं है? चौथे नंबर पर तुमने को लिखना है एंजाइटी। कोई भी डिजीज हो उससे तुम्हें एंजाइटी जरूर होगी। एंजाइटी रिलेटेड टू, अब जो भी डिजीज है उसका नाम लिख देना। 5वां डायग्नोसिस तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो है डेफिशिएंट नॉलेज वाला। जो भी डिजीज है रिलेटेड टू नाम लिख के उसको लिख देना। अब तुम्हें हर डिजीज में 3 डायग्नोसिस याद करने हैं। वो 3 डायग्नोसिस तुम्हें याद होंगे अगर तुम्हें डिजीज अच्छे से पता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 3 डायग्नोसिस याद रखने हैं। 2 तुमको यहां से याद हो जाएंगे। बताओ कैसी रही? मजा आ रहा है ना? तो हाँ, मजा आता रहेगा। नर्सिंग केयर प्लान की टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। अब समझो कि जो भी डायग्नोसिस तुम बनाओगे तो उसके इंटरवेंशन नीचे लिखे हुए हैं। अब तुमको इंटरवेंशन कैसे लिखने हैं? बस उसी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग तुमको इंटरवेंशन लिखने हैं कि भाई तुमको पता है कि अगर ये कंडीशन हुई है तो उसको इलाज कैसे करना है। और सीधी सी बात है, देखो पहला डायग्नोसिस पढ़ो। पहला डायग्नोसिस क्या है? इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, कि ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिल रही है सही तरह से। तो इसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आपको इंटरवेंशन क्या करने हैं। आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो मॉनिटर करना है आपको वाइटल साइंस को। आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट रेट चेक करनी है, रेस्पिरेटरी और टू सैचुरेशन आपको चेक करनी है ताकि आपको पता लगे कि हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है। दूसरी चीज, जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक आपको चेक करनी है कि पेन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर के लिए हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, सारी चीज आपको चेक करनी है। अब आपको पता है कि एंजाइना पेक्टोरिस में पेन होता है, आपको देख लिया, आपको पेन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई उसके क्या हो रहा है, वाइटल साइन आपने देखे सारे। ठीक है, तीसरा आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? ब्लड वेसल को फैला देता है और ब्लड सप्लाई सही से करवाता है, सारी चीजें करवाता है, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़वाता है। तो मेडिकेशंस क्या देखनी है? नाइट्रोग्लिसरीन देने हैं, बीटा ब्लॉकर देखता है, एंटीकोगुलेंट देता है, जो कोगुलेशन हुआ है उस वजह से रुकावट है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, अगला काम क्या करना है? इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करे। ठीक है, ज्यादा काम, मेहनत वाला काम ना करे क्योंकि तुम्हारी सप्लाई वैसे कम है, डिमांड बढ़नी नहीं चाहिए बॉडी की। तीसरा, ईसीजी की चेंजेस को बार बार चेक करना है। ऐसे करके आपको सभी चीजों के जो इंटरवेंशन है, डायग्नोसिस, हम नोट्स वाले सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आपको समझ में आया है डायग्नोसिस क्या है, आपको समझ में आया कि इंटरवेंशन क्या है। अब जो चार्ट वाला सिस्टम था उसको समझाते हैं। जो ये चार्ट वाला सिस्टम है, 16 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा आपको ये बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा उस टाइम पे आपको क्या करना है वो यार समझा देता हूँ एक बार आपको। देखो, जब आपको एनसीपी बनाना है तो सबसे पहले आपको जैसे नर्सिंग केयर प्लान लिख दिया, एनसीपी ऑफ एंजाइना, लास्ट में लिखना है। समझा देता हूँ, चलो समझा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। जैसे कि आपका आया एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, आपका आया 16 नंबर में का क्वेश्चन था एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस था, एंजाइना पेक्टोरिस आया आपके 16 नंबर में। अब सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है? आपको लिखनी है डेफिनेशन। आपको लिखनी है डेफिनेशन। उसके बाद लिखना है आपको कॉज, कॉजेज क्या हैं। उसके बाद लिखने हैं आपको रिस्क फैक्टर क्या हैं। ठीक है, उसके बाद लिखने हैं आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी 2 चीज़ें लिखनी है। 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है। अब इस सारे मैनेजमेंट के बाद आपको लास्ट में लिखना है नर्सिंग केयर प्लान। अब उस नर्सिंग केयर प्लान की हम बातें कर रहे हैं, जो आपको लिखना है वही मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अब नर्सिंग केयर प्लान
जब आप लिखोगे तो सीधी सी बात है, या तो आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे ही आपने नर्सिंग केयर प्लान आपने लिखना स्टार्ट किया तो अच्छा लगे इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो 5 डायग्नोसिस हैं उनको एक पेज पे लिख दो। जो 5 डायग्नोसिस हैं उनको एक पेज पे लिख दो, जिसमें से 2 मैं बता चुका हूँ हर डीजी में चिप के आने हैं। पहला लिख एंजाइटी वाला, एक नॉलेज डेफिशिएंट वाला, ठीक है। बाकी के 3 सिर्फ डायग्नोसिस लिखने हैं पहले पेज पे, ठीक है। सिर्फ डायग्नोसिस, आपने वो डेफिनेशन को सारी चीज लिखी, उसके बाद डायग्नोसिस आपको लिखने हैं, लिख दिए, डायग्नोसिस लिख दिया। उसके बाद आपको सीधा ये चार्ट बनाना है। अब इस चार्ट के अंदर आपको क्या करना है, चीजें वही हैं, बस रिश्ता वही, सोच नहीं वाला सिस्टम है, ठीक है। 1 सेकंड में आया अभी, ठीक है। रिश्ता वही, सोच नहीं वाला सिस्टम है। जब आप असेसमेंट के अंदर आप लिखेंगे, असेसमेंट के अंदर आपको 2 चीजें लिखनी है। पहला लिखना है आपको सब्जेक्टिव डाटा, और दूसरा लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव डाटा। अब ये सब्जेक्टिव डाटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, सब्जेक्टिव डाटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, ठीक है। अब जब आपके पास एक पेशेंट आएगा, जैसे आपने देखा कि एक पेशेंट आ रहा है, तो उसने जो आपको बोला, उसने बोला कि साहब मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, वो पेन मेरे चेस्ट से निकल के मेरे बाएं हाथ में जा रहा है, मेरे दाएं हाथ में जा रहा है, मेरे शोल्डर में जा रहा है, मेरे बैक में जा रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। आपने जब देखा, जो फाइंडिंग्स आपको सब्जेक्ट ने बताई, सब्जेक्ट यानी कि पेशेंट ने बताई, वो लिखनी है आपको सब्जेक्टिव डाटा में, ठीक है। वो लिखनी है आपको सब्जेक्टिव डाटा में। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखना है कि आपने जो ऑब्जर्व किया, जो चीजें आपको दिखी, जो आपने महसूस किया, वो लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव डाटा में, समझे। जैसे कि पेशेंट ने जैसे बताया, पेशेंट कंप्लेंट कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बहुत सारे एनसीपीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं लिंक बता दूंगा, वहां से देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पेशेंट ने जो बताया, पेशेंट बताया कि चेस्ट पेन हो रहा है, आपने चेक किया, पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है। आपने कैसे किया, पेन स्केल के द्वारा पता लगाया, ठीक है। अब डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या लिखना है, डायग्नोसिस के अंदर आपने जो वहां पे डायग्नोसिस लिखे थे, जो डायग्नोसिस आपने बनाए हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज यहां पे लिखना है। जैसे इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई थी, ठीक है, वो लिखना है। अब जो इंटरवेंशन थे, जैसे हम क्या कर रहे थे भाई, वाइटल साइन मॉनिटर करने थे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, तो पॉइंट बना के, ठीक है, पॉइंट बना के हम क्या कर रहे थे वहां पे, आपका वाइटल साइन मॉनिटर कर रहे थे, पेन का असेसमेंट कर रहे थे, ठीक है, पेन का असेसमेंट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, हम प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन दे रहे थे। चौथा हम क्या कर रहे थे भाई, कि जो फिजिकल एक्सर्शन था उसको नहीं करने दे रहे थे, उसको मना कर रहे थे, वो सारी चीजें अपन जो कर रहे थे। अब यहां पे हमको बोलना है, यहां लिखना है अपने को कि ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। और ये क्या है, इंटरवेंशन से जो हमें करनी है। और इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जो भी ये चीज यहां पे लिखी है, यहां पे कर देना है कि वो चीजें हमने कर दी, ठीक है। तो यहां लिखना है आपको वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट हैज बीन टेकन, ठीक है, हैज बीन टेकन और मॉनिटर्ड, ठीक है, मॉनिटर्ड, ठीक है। अगला लिखना है कि प्रेस्क्राइब मेडिकेशन गिवन, ठीक है। ऐसे सबके सारी चीजें लिखनी है कि ऐसा टेंस बनाना है कि वो हमने चीजें कर दी हैं, डन कर दी हैं, ठीक है। अब ये डन करने के बाद इवैल्यूएशन वाले पार्ट में आपको लिखना है कि जो भी चीजें, जो भी आपने जो इंटरवेंशन थी वो की, इंप्लीमेंटेशन किया, उसके बाद क्या क्या, तो हमारा डायग्नोसिस क्या था, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन सही से नहीं हो रहा, तो यहां पे लिख देना है कि टिश्यू परफ्यूजन ठीक से होने लग गया है, ब्लड सप्लाई सही हो गई है, नाइट्रोग्लिसरीन ने अपना काम कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है, इस तरह से आपको बनाना है नर्सिंग केयर प्लान। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, या फिर मैं एनसीपीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न रहेगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे करके आपको बनाना है नर्सिंग केयर प्लान,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।